नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। नेपाल, जिसे कुछ दिन पहले हिंसा की आग में झोंक दिया गया, एक आंदोलन जिसे जेन जी ने शुरू किया, इस आंदोलन का नाम भी जेन जी आंदोलन रखा गया। कहा यह गया कि सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया गया नेपाल सरकार की तरफ से, जिसके बाद जेन जी सड़कों पर उतर आए और उसके बाद उस आंदोलन की तस्वीर पूरे विश्व भर ने देखा। केपी ओली शर्मा, जिसकी सरकार उस दौरान थी, रातों रात सरकार गिरा दी गई और उसके बाद एक नई सरकार का गठन किया गया है। फिलहाल नेपाल में जेन जी की मांग के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया, जिनके कंधे में अभी फिलहाल बहुत जिम्मेदारियां हैं। और अब जो उस दौरान केपी ओली की सरकार ने जितने काले करतूते की थी, कहा जा रहा है कि उनका सफाया होना शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब नेपाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आने वाले मार्च 5 को 2026 को ये चुनाव होना है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुशीला कार्की के पास होगी, सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब नेपाल की तस्वीरें बदलेंगी? आने वाले समय में क्या हम एक नया नेपाल देखेंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या अब नेपाल की तस्वीरें बदलेंगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से नेपाल 2008 के पहले जाने की तैयारी करेगा, जब राजशाही हुआ करती थी। और जेन जी जो आंदोलन था वो जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जितना नेपोकिड्स के खिलाफ था, उतना ही लोकतंत्र के खिलाफ था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब से लोकतंत्र इस देश में आया है 17-18 सालों में 13-14 सरकारें बदल गई। उसके बीच भारत से रिश्ते खराब हो गए नेपाल के, क्योंकि आतंकी नेपाल के रास्ते भारत आते थे। तो अब जहां तक सुशीला कार्की के शपथ लेने के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अब थोड़ा स्थितियां सामान्य होंगी, और खासकर भारत के साथ जो तनाव केपी शर्मा ओली ने बढ़ाया था, या इससे पहले की वामपंथी सरकारों ने, कम्युनिस्ट सरकारों ने, वो अब तनाव भी कम होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार नेपाल का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने सुशीला कार्की को बधाई दी प्रधानमंत्री बनने पर, अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालने पर। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नेपाल पर दुनिया ने ध्यान दिया, लेकिन एक चीज़ पर नेपाल में ध्यान नहीं दिया गया इस हिंसा के बाद। वहाँ के बच्चों ने, वहाँ के जेन ने अब नेपाल की सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया है। नेपाल की सड़कों पर उन्होंने अब वहाँ पर तमाम तरीके की रंगोलियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, जो कि शांति का प्रतीक है, और यहाँ से नेपाल अब शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि हम नेपाल में शांति व्यवस्थित करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे नेपाल की अंतरिम सरकार का। ये तो भारत एक सहयोगी, एक पड़ोसी के तौर पर क्या कुछ करने जा रहा है उसने बता दिया। सुशीला कार्की क्या करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद है सबसे पहले केपी शर्मा ओली के कार्यकाल की फाइलें खोलने की तैयारी है, कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, जो भ्रष्टाचार छिपाया, वो कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, उन फाइलों को खोला जाएगा, देश को बताया जाएगा किस तरीके से भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओली की सरकार में हुआ है। फिर आते ही, शपथ लेते ही उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, उससे निश्चित तौर पर दुनिया हैरान होगी, क्योंकि आते ही उन्होंने कहा कि मैं भले प्रधानमंत्री अंतिम तौर पर बन रही हूँ, लेकिन चुनाव चाहिए नेपाल में, और इसीलिए 5 मार्च 2026 की तारीख भी उन्होंने तय कर दी। और ये बताने की जरूरत जनता को भी थी कि सुशीला कार्की आई हैं तो वो केवल अपने पद पर बैठने नहीं आई हैं कि यहीं से वो चलाती रहेंगी 1-2 साल फिर चुनाव करवाएंगी। उन्होंने जनता को ये भरोसा दिया कि अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में हूँ, तो केवल अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ही कार्यकाल संभालूंगा, और उसके तुरंत बाद चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब केपी शर्मा ओली के लिए परेशानियां क्यों होंगी? दरअसल खूब उन्होंने भ्रष्टाचार किया अपने टाइम में, अपने नेताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्त यारों को खूब मौज कटाई उन्होंने। अब जहाँ जहाँ उन्होंने मौज काटी है या कटवाई है, उस सब का ब्यौरा लिया जाएगा। और इसीलिए जैसे ही दंगा हुआ, हिंसा हुई, केपी शर्मा ओली निकल लिए, कहीं छिप गए। हालांकि वो अभी भी नेपाल में बताए गए, लेकिन वो छिप गए कहीं पर जाकर, क्योंकि पता था अगर जनता के हाथ लगे तो कूट दिए जाएंगे। और जनता के हाथ, जनता का विद्रोह केवल केपी शर्मा ओली के खिलाफ नहीं था, 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ था, क्योंकि सब उसी में मिली भगत करके, कभी 4 महीने वो प्रधानमंत्री रहा था, कभी 6 महीने वो रह रहे थे, और सब लूट रहे थे। सुशीला कार्की इन सब से थोड़ा अलग नजर आ रही हैं।
भारत के साथ एक बेहतर रिश्ता रखना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ैन खुद को कहती हैं। जंजीद की सबसे पहली प्राथमिकता थी, उन्होंने पहला नाम सुझाया कि सुशीला कार्की ही होनी चाहिए, वरना बालेंद्र शाह का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था, काठमांडू के मेयर जो हैं। लेकिन उनकी भी जो विचारधारा है, जो भारत के खिलाफ उनका मन हमेशा डोलता रहता है, बयान देते रहते हैं। जंजी नहीं चाहते थे कोई ऐसा आए जो भारत के खिलाफ, इसीलिए सुशीला कार्की को उन सब ने चुना और फिर राष्ट्रपति ने इसका ऐलान भी किया कि सुशीला कार्की ही प्रधानमंत्री होंगी, पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही हैं। अब ऐसे में जब वो 24 मंत्रालय संभालने जा रही हैं, जिसमें गृह, वित्त, विदेश, तो ये बड़े मंत्रालय संभालना भी ये बता रहा है कि वो आसपास के देशों के साथ बेहतर रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि इन मंत्रालयों का ज़्यादा काम होता है दोनों देशों के बीच में। जैसे विदेश मंत्रालय का बहुत ज़्यादा काम होता है, गृह मंत्रालय का काम होता है दोनों देशों के बीच में लेकर, रक्षा मंत्रालय का काम होता है दोनों देशों के बीच में लेकर, तो इन सब को, वाणिज्य और वित्त भी उसी में आता है। तो इन सब को सुशीला कार्की सिर्फ इसलिए संभालने जा रही हैं अगले अंतरिम सरकार के दौरान, ताकि इसके भ्रष्टाचार को ही पता लगाया जा सके कि यहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया, और जो रिश्ते खराब हुए हमारे भारत के साथ या जो रिश्ते और अन्य देशों के साथ खराब हुए हैं, उनको बेहतर कैसे किया जा सके। लगातार विदेश नीति की वजह से ही खराब हुआ भारत और नेपाल का रिश्ता, क्योंकि लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल के केपी शर्मा ओली और जो भारत विरोधी थे वो लगातार यही कहते थे कि लिपुलेख दर्रा हमारा है। भारत ने चाइना के साथ वहाँ पर फिर से व्यापार शुरू कर दिया, तब नेपाल पहुँच गया, चाइना कहने लगा कि नहीं वो हमारा है, हालांकि चाइना ने कहा कि निकलो यहाँ से, डांट कर भगा दिया। तो ऐसे तमाम, सुस्ता एक जगह है, उस जगह को भी नेपाल अपने नक्शे पे दिखाता है। लिम्पिया धारा है, उसको भी नेपाल ऐसे ही दिखाता है। तो ये कई जगह हैं जिसको लेकर विवाद भारत और नेपाल के बीच रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई को मुझे लग रहा है कि सुशीला कार्की अपने अंतरिम कार्यकाल में निश्चित तौर पर समाप्त करवाना चाहेंगी, और भारत से विरोध करके वो कहीं नहीं रह सकती। इसीलिए शपथ से पहले उन्होंने ये बात कह दी कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर ही रहेंगे। और केपी शर्मा ओली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही कि जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी फाइलें खोलने की बात कह दी गई है कि फाइलें निकाली जाएं, कहाँ कहाँ पैसा लुटाया, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया, तो उन सब का भी हिसाब होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि केपी ओली शर्मा ने जो कुछ भी हुआ, अब उसका सफाई अभियान सुशीला कार्की के कार्यकाल में होने जा रहा है। बिल्कुल रोहित, और इसके साथ ही क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि सुशीला कार्की का झुकाव कहीं ना कहीं भारत की तरफ है, उन्होंने कई मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है, और जब वो प्रधानमंत्री बनी, पीएम मोदी ने खुद उन्हें शुभकामनाएं दी, और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मैं पीएम मोदी से मुलाकात करना भी पसंद करूंगी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, और कई सारे वीडियोज हमने देखे थे जहाँ पर जेनजी की ये मांग थी कि जिस तरीके से भारत में सरकार चल रही है, जिस तरीके से भारत में इन तमाम फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सरकार चला रहे, ठीक वैसे ही उन्हें नेपाल की सरकार चलानी चाहिए। और इसके साथ ही केपी ओली के विरोध में जिस तरीके से तमाम जनता, खासतौर पर जो यंगस्टर्स थे, वो सड़कों पर उतर आए थे, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली चीज की नेपाल की जनता, जो यूथ है, वो कितनी परेशान है और कितनी ज्यादा समझदार है कि वो अपने फ्यूचर के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, और इसमें दो तरीके से देखना होगा कि नेपाल की जनता भारत के बारे में क्या कह रही है, जो जेनजी आंदोलन में उतरे थे वो भारत के बारे में क्या कह रहे हैं, और जो भारत में बैठे कुछ लोग हैं वो भारत के लिए क्या सोच रहे हैं। नेपाल की जनता कह रही है कि हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही अपना शासक चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, उनके जैसा अगर होगा तो नेपाल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं भारत में बैठे लोग कह रहे हैं कि बिहार से सटा हुआ है नेपाल, और बिहार के भी हालात या देश के हालात वैसे हो सकते हैं। तो ये दो फर्क नज़र आ रहा है कि एक देश चाह रहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री कैसा हो, दूसरा देश जिसके पास वैसा प्रधानमंत्री वो कह रहा है कि यहाँ पर भी तख्तापलट हो जाना चाहिए। हालांकि अब लोग कह रहे हैं, जो समर्थक हैं मोदी के या बीजेपी को कह रहे हैं 2014 में वो तख्तापलट हो गया, जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ वहाँ हिंसा के तरीके से हुआ है। तो मुझे लगता है कि नेपाल की जनता एक ऐसा ही प्रधानमंत्री खोज रही थी, और सुशीला कार्की के तौर पर इसीलिए जेनजीओ ने नाम सुझाया कि इनको बना दीजिए, वरना बालेंद्र शाह भी थे, उनका भी नाम का प्रस्ताव रख सकते थे। लेकिन जेनजीज को यह पता था कि अगर बालेंद्र शाह आए तो भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे होने वाले नहीं हैं, और अगर भारत के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हुए तो फिर आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी। कारण 3 करोड़ आपके लोग हैं नेपाल में जो नेपाली हैं, ठीक है, जो जनसंख्या वहाँ की बताई जाती है 3 करोड़, 1 करोड़ नेपाली भारत में,
और लगभग 50 लाख दुनिया के अलग अलग देशों में। 1 करोड़ नेपाली जो भारत में हैं वो नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यहाँ आपके यहाँ कुक के तौर पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब लोगों को छोटा लगेगा, लेकिन कोई डेरोगेटरी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर वो अगर छोटी सी शॉप चला रहे हैं मोमोज की, तो उससे भी वो मजबूत हो रहे हैं, अपने घर पैसा भेज रहे हैं। अगर वो यहाँ पर कुछ फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं एक ठेले पर, तो उससे भी 140 करोड़ लोगों के बीच में है, जिस भी इलाके में खोल लेंगे रोज की कमाई अच्छी खासी है, वो अपने परिवार को वहाँ पर अच्छे से पाल ले रहे हैं। अब ऐसे में अगर भारत के साथ रिश्ते खराब हुए, तो अभी हमने देखा ना कि बांग्लादेशियों को कैसे टांग कर भारत बाहर भेज रहा है, रोहिंग्याओं को कैसे फेंक रहा है भारत बाहर। अगर नेपालियों को बाहर भारत करने लगे और 50 लाख भी नेपाली निकाल के भारत बाहर कर गए, तो क्या हाल हो जाएगा नेपाल को? 50-60 लोगों को कहाँ रखेंगे? पशुपतिनाथ मंदिर है तो भारत का आना जाना बहुत ज़्यादा है भारत के लोगों का, उससे कितनी अर्थव्यवस्था में उनको सहायता मिलती है। मिनिमम अगर एक आदमी देश से जाता है नेपाल, तो बिहार वाला भी अगर जाएगा जो बॉर्डर जिले सटा है, तो 1-1.5 हज़ार खर्च कर ही देता है। दिल्ली से, मुंबई से, आंध्र प्रदेश से जाएगा तो 5 से 10 हज़ार रुपये उसके खर्च होने हैं। बिल्कुल। और ये उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। पशुपतिनाथ मंदिर आप जब दर्शन के लिए जाते हैं, तो भारत से अगर आपने 3-5 किया तो घाटा आपका है, भारत को जरूरत नहीं है आपकी, नेपाल को जरूरत है भारत की। इसीलिए जंजीर चाहते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री हो जो भारत के समर्थित हो, भारत से प्यार करने वाला हो, तभी बात बन सकती है। केपी शर्मा ओली जैसे में। तो बस यही कारण है कि सुशीला कार्की से उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि वो इन 6 महीनों में कैसा काम करती हैं, और बाकी जब 5 मार्च 2026 को चुनाव होंगे, तब क्या लोकतांत्रिक हिसाब से होंगे या राजशाही तब तक वापस लौट आएगी, इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल रोहित, सुशीला कार्की से न केवल नेपाल की जनता को उम्मीद है, भारत को भी उम्मीद है। जो रिश्ते नेपाल के साथ बीते दिनों बिगड़े थे, वो रिश्ते जल्द ही सुधरे, ये भी भारत उम्मीद करता है। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।